सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा जो है पॉलिटी के सेशन चल रहे हैं और इसमें आपको जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती है सेशन के बाद में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक थ्योरी आपके मन में डेवलप करता हूँ। तो मैंने जैसे आपसे कहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो आयोग है संवैधानिक, उनका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेदों में करा गया है और इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के क्या है समान है। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बार बार यहाँ से पेपर में सवाल आते हैं। तो कुछ ये मैंने नोट्स बनाए आपके लिए हैंड रिटन, ताकि जितनी भी ज़्यादा डिटेल है वो एक कंसाइज करके, एक छोटा करके आप लोगों को बताया जा सके, ना कि ऐसा हो कि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो और उसमें चीज़ें बहुत कम हो। तो जैसा आपको पता है कि भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, है ना, संविधान में इसका हमारा जिक्र है। और कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है भाई? 148 से 151 के बीच में कहा गया है। और कर्तव्य जो जो कैग के कर्तव्यों को निर्धारित करता है वो करता है आपका आर्टिकल 149। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है ना। और ये त्याग पत्र जो देता है अपना राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अब इसके कार्य क्या है? इसके द्वारा भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि के साथ साथ आका आकस्मिकता निधि के सभी प्रकार के व्यय का लेखा परीक्षण करता है भाई, है ना। ये देखता है कि जो पैसा यूज करा है हमने वो सही जगह करा है कि नहीं करा है। अगर उसमें कुछ भी गलत होता है तो ये उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस सूचना को कहाँ? संसद के दोनों सदनों के ऊपर रखता है। और यही प्रक्रिया राज्य में भी होती है। अब देखिए, दो प्रकार के लेखा परीक्षण होते हैं कि एक उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से पैसा लगाया गया है, अतिव्ययता, अगर पैसा खर्च करा गया है इतना ज्यादा तो क्यों इतनी ज्यादा उसमें अतिव्ययता हुई है, मतलब इतना ज्यादा खर्च कैसे हो गया। तो जो ये कैग की अपनी रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को देता, और इसका जिक्र हुआ है हमारा आर्टिकल 155 151 एक में। किसमें? 151 एक में। अब कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, लेकिन अगर देखो मैंने कहा है कि राज्य में भी ये चीज होती है तो राज्य में वो राज्यपाल को देगा, है ना, राज्यपाल को देगा, क्योंकि कार्यपालिका प्रमुख कौन हुआ राज्य में? राज्यपाल। तो इसका जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 151(2) में। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति उसको संसद के सामने रखता है या राज्यपाल विधानमंडल के, और फिर ये लोक लेखा समिति के पास जाता है और फिर निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? फिर निष्कर्ष निकलता है कि हाँ सचमुच में गड़बड़ हुई है, कुछ करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा आपने 2G घोटाला, कोल घोटाला, और अभी हाल ही के जितने भी आपके कुछ कैग रिपोर्ट्स आई हैं आयुष्मान योजना से रिलेटेड, आपका जो ये एक्सप्रेस वे था द्वारका, वहाँ की रिपोर्ट आई है। तो बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे से पूरी डिटेल पता चल जाती है कहाँ कहाँ पे करप्शन हुआ है और पैसा कितना ज़्यादा खराब हुआ है। किसका? भारत सरकार का। किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण भी कौन करता है भाई? यह प्रमाणन कौन करता है? आपका कैग करता है। मतलब कि जो कर है, जो हम शुल्क ले रहे हैं, किसी टैक्स ले रहे हैं करके, उसके जो प्योर मतलब जो इनकमिंग है उसका प्रमाणन, उसको मतलब वेरीफाई कौन करता है? आपका कैग करता है। कौन करता है? आपका कैग करता है। अब कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है ना? इसे लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किसका? लोक लेखा समिति का। समिति के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले जो हमारे कैग थे वो वी नरहरि राव थे 1948 से 54 के बीच में। जो अभी प्रेजेंट के हमारे कैग हैं 14वें, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये अगस्त 2020 से इस पद पे कार्यरत है। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक की कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बना गया। मतलब महालेखा परीक्षक के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी शक्तियां हैं और जो भी सेवा शर्तें हैं वो कौन से अधिनियम के द्वारा आते हैं? 1971 के अधिनियम के द्वारा। पद से हटाए जाने की प्रक्रिया मैंने आपसे पहले कहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम कार्रवाई संसद की जिम्मेदारी है। मतलब अगर कैग ने कोई रिपोर्ट दी है और उस कार्रवाई पर कुछ अंतिम कार्यवाही करनी है
तो कौन करता है, उसको संसद ही करेगा, मतलब अंतिम निर्णय कौन लेता है, आपका संसद लेता है। 1976 से कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित हो गया भाई। पहले ये क्या करता था, प्राइवेट कंपनी को भी कर देता था, पर अब सिर्फ कैग जो है 1976 से केवल सरकारी लेखा क्या का काम संभालता है। अब जैसे कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे आपने नाम सुना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, जाति और जनजाति। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी, मतलब उसका एक आयोग बनाया जाएगा, उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब क्या हुआ कि पहले तो ये सिर्फ आयोग नहीं था, बल्कि एक कमेटी बना दी जाती थी, लेकिन जो 65वां संशोधन था 1990 में, आयोग के रूप में उसको क्या परिवर्तित कर दिया गया। फिर 89वें संविधान जब संशोधन आया दोस्तों 2003 में, तो इसके तहत दो अलग आयोग बन गए। पहले तो एक ही आयोग था, लेकिन 89वां 89वां जो संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ हमारा 2003 में, उसके तहत 2004 में दो अलग अलग क्या आयोग बन गए। पहला कौन सा, 338 में जिक्र है अनुसूचित जाति आयोग का, वही 338 ए में जिक्र है अनुसूचित जनजाति आयोग का। तो ये आपको ध्यान करके चलना है कि 338 में क्या है, अनुसूचित जाति है, जबकि 338 ए में अनुसूचित जनजाति। इसके आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो भाई कितना होता है, 3 वर्ष। कितना होता है, 3 वर्ष। अब इस आयोग को जो है सिविल कोर्ट, जो आपका सिविल कोर्ट होता है, उसकी शक्तियां क्या है, प्राप्त है किसको, जो भी ये जाति और जनजाति आयोग है। तो ये जो आयोग की रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति को जाती है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। अब कोई भी स्वीकृत या अस्वीकृत जो कानूनों पे जो भी चर्चा होती होगी संसद में, वहां पे वो करी जाती है, और इसको पूरा ज्ञापन दिया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि क्यों इसको स्वीकृत करा गया है और कौन क्यों इसको अस्वीकृत किया गया है। तो अब राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसका जिक्र कहाँ पे भाई, 338 कॉ पे। और ये कहा गया है कि ये धर्म निष्ठा से क्या है, तटस्थ है, मतलब ये धर्म के आधार पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी उसको बोलते, जैसे कि हिंदू धर्म में भी कई लोग पिछड़े हुए हैं, तो इसमें जितने भी धर्म निष्ठा से तटस्थ इसलिए कहा गया है कि इसमें किसी स्पेशल धर्म को, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को ही सिर्फ अनुसूचित जनजाति के रूप में रखा गया होगा, इसमें ऐसा नहीं है, बौद्धों को भी रखा गया है, सिख को भी रखा गया है। तो ये धर्म निष्ठा से क्या है, तटस्थ, और ये सवाल प्रीवियस ईयर में बना है आपके। अब संवैधानिक सुरक्षा क्या है, देखो, जो हमारे जाति और जनजाति हैं अनुसूचित भारत में, उनको संवैधानिक सुरक्षा क्या मुहैया करा गई है। अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु प्रावधान है, और यही 16 क्या 4 में भी है, 16 के आर्टिकल 16 के 4 वाले पार्ट में। वहीं आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को क्या करना पड़ेगा भाई, प्रोत्साहन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 46 में हमारे जो नीति निदेशक तत्व आते हैं, उसमें राज्य को ये कहा गया है कि वो अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग के जो लोग हैं, समाज है, उसमें उनकी शैक्षणिक और आर्थिक हितों को क्या करें, प्रोत्साहन करें। वहीं आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में देखो क्या है, लोकसभा और विधानसभा के सीटों का आरक्षण संबंधित है। तो लोकसभा में आर्टिकल 330 और विधानसभा में क्या भाई, आर्टिकल 332। अब ये आया कब, देखो, ये जो हुआ 104वां जो संविधान संशोधन हुआ, जब ये आरक्षण जब यहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल में था संबंधित, लेकिन अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है 104वां 104th वाला संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या करा गया कि इस आरक्षण जो दिया गया है जाति और जनजाति को, है ना, सीटों के मामले में, इसको अगले 10 साल तक क्या बढ़ा दिया गया। वहीं एंग्लो इंडियन जो थे, उनके जो अधिकार था, मतलब ये आरक्षण का किसमें, सीटों का, उसको खत्म कर दिया गया। किसको, एंग्लो इंडियंस के जो आरक्षण संबंधित जो भी प्रावधान थे हमारे संविधान में, है ना, लोकसभा में और विधानसभा में उनकी सीटों से संबंधित, उसको खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। जबकि एससी और एसटी के आरक्षण प्रावधान को जो है 10 वर्ष के लिए
और आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। कानूनी तथा वैधानिक सुरक्षण क्या है? मतलब कानूनन तौर पर, वैधानिक तौर पर इनको क्या सुरक्षा दी गई है, बल्कि वो एक आम नागरिक, कई लोगों को भी, आम नागरिकों को भी दी गई है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, बंदित श्रमिक जो कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम था वो कब 1976 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पैसा अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, मतलब कि पंचायत के जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ग्राम पंचायत के, वहां पे तक को इस इनको कानूनी सुरक्षा मुहैया कराया गया। ये अधिनियम आया कब? 1996 में। वन अधिकार अधिनियम जो दिया गया वो 2006 में दिया गया। अब हमारे देश में कुल अनुसूचित जाति जो है, लगभग ये बोला जाता है कि कितनी है, 1255 टोटल अनुसूचित जातियां हैं, जिनका प्रतिशत लगभग कितना है जनसंख्या में, 16.6% है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो मिलती है वो मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, और फिर कहाँ मिलती है भाई, राजस्थान में। तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, छोटे छोटे से, इन पे आपने फोकस करके रखना है, क्योंकि मेनली एग्जाम में अब वो नहीं आता जो बहुत सालों से चला आ रहा है। इन्हीं के बीच में से कुछ पॉइंट वो आप लोगों से पूछ देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है।